उसके बाद सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। सत्ता के संग्राम में एक नया पैनल जुड़ा है और हमारी सहयोगी भी जुड़ी हैं। रश्क ओवर टू यू। सभी का स्वराज एक्सप्रेस एचएमडीसी में और सत्ता के संग्राम के साथ इस वक्त मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, तारुफ आपका करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के 7 चरण संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद आज सुबह 7 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। और मतगणना शुरू होते ही जिस तरह से एग्जिट पोल में जिस तरह से जो रुझान बताए जा रहे थे वो अब थोड़े बहुत नतीजों में तब्दील होना शुरू होते जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। चलिए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ अमित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। और इस वक्त हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है कांग्रेस प्रवक्ता ने और हम उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अमरजीत जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो तमाम रुझान आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो चली चल रही है, बीजेपी 251 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, तो एसपी 112 सीटों पर, बीएसपी 3, हालांकि लग रहा था कि बीएसपी थोड़ा बहुत कुछ कवर कर पाएगी और कांग्रेस अब पहले 4 पे थी, अब 3 पे हो गई है और अन्य यहाँ पे 2। लेकिन जो कांटे की चक्कर थी, वो कांटे की चक्कर जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, वो कांटे की चक्कर इस वक्त दिख नहीं रही है। जी देखिए, एक बात आपको साफ कर दें कि जिस तरह का एग्जिट पोल में जो रुझान आए थे, लगभग वही रुझान यहाँ देखने को मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर सपा से है और जितने भी चुनावी पंडित हैं सब इस बात को मान रहे थे कि कांटे की टक्कर हो सकती है। और एक सेकंड थॉट भी मन में आ रहा था कि एग्जिट पोल का कहीं हो सकता है जो बंगाल में हाल हुआ उस तरह से यहाँ पे भी न देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल प्रिडिक्ट किया गया था, स्वराज एक्सप्रेस ने भी जो एग्जिट पोल प्रिडिक्ट किया था, बिल्कुल उसी के आसपास ये आंकड़े चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि एंटी इनकम्पेंसी जो होती है मौजूदा सरकार के लिए, जो नाराजगी होती है, वो उतनी ज़्यादा हावी होते हुए नहीं नज़र आ रही है। चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, चाहे लखीमपुर खीरी कांड की बात करें, और लास्ट में जो अखिलेश यादव की तरफ से जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया था पेंशन बहाली की बात करने पे, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जो वादा किया था, वो भी यहाँ पे काम नहीं किया। और मुझे लगता है बीजेपी को भरपूर सपोर्ट यहाँ मिला है। लेकिन मुझे वहीं 2 और पार्टी की मैं बात करूँगी, बसपा का मैं आपको बोलूँ तो बसपा के लिए बहुत ही ये जो समय है ये ऐसा दिख रहा है कि बसपा जैसे खत्म होने की कगार पे आ रही है। और वहीं कांग्रेस जो बहुत कुछ करने के बाद भी एकदम गायब हो गई थी, वो थोड़ी उठती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रियंका गांधी की जो मेहनत थी वो थोड़ी सी असर देते हुए दिख रही है। और खास बात ये है कि रश्क, अगर हम टैली को देखें तो कांग्रेस ऊपर चल रही है, बसपा नीचे चल रही है। ये वही बसपा है जो एक टाइम पे अकेले सरकार बनाने की मान्यता रखती थी। लेकिन ये समय है कि जो कांग्रेस ऊपर आ गई और बसपा नीचे चली गई। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो एग्जिट पोल के रुझान थे, मुझे लगता है कि लगभग वही यहाँ पे जो तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। त्रिपाठी जी, जिस तरह से हमने एग्जिट पोल का भी जिक्र यहाँ पे अमरजीत जी भी कर रहे हैं और 37 साल बाद ऐसा पहली मर्तबा होने जा रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी एक बार दोबारा से सत्ता में फिर से वापसी कर रहा है और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर 30 साल बाद इससे पहले कांग्रेस जरूर रिपीट करती रही है, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी बनी तो कल्याण सिंह की सरकार बनी, फिर उसमें मिली जुली सरकार मुलायम सिंह बहुजन समाज पार्टी की आ गई। ये पहली बार रिकॉर्ड टूट रहा है। हालांकि ये जैसा कि वहाँ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि मेरठ में एक सीट है हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर में जीतता है जो पार्टी, उसकी सरकार बनती है। तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि हस्तिनापुर में कौन जीत रहा है। रश्क, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह स्वराज एक्सप्रेस से एग्जिट पोल मेरे पास ये है, मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा जी बैठे हैं, इनको मैं बता भी सकता हूँ कि जो एग्जिट पोल जिले वाइज हम लोगों ने निकाले थे अपने जो संवाददाताओं से बात करके और बाकी अदर सोर्सेज से, वो एग्जिट पोल लगभग सही निकलता जा रहा है। हमने 245 के लगभग दी थी, 251 पे अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसमें सबसे बड़ी जो रिजल्ट आप देख रहे हैं रश्क, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने, हमें लगता है कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को ज्यादा डेंट किया है, ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं एक फेज की बात कर लेता हूं आपसे। 55 सीटों पे जो चुनाव हुए
उनमें 78 मुस्लिम उम्मीदवार, जिस तरह कहा जाता है यादव और मुस्लिमों का गठबंधन हो गया था और समाजवादी पार्टी में एक तरफ जा रहे थे, तो जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार मन बना लिया था कि हम अपने वोट नहीं खराब करेंगे और पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी में जाएंगे, हमें लगता है वो उतना हुआ नहीं है सफल। 55 सीटों में 78 मुस्लिम उम्मीदवार, जिसमें सपा गठबंधन ने तो 18 दिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 23 दिए, कांग्रेस ने 21 दिए, ओवैसी ने 15 दिए। तो ये शुरू से ही हमें जो लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह से चल रही थी और हुआ भी वही। लेकिन इस बी टीम बनने के कारण बहुजन समाज पार्टी, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ऊपर चली गई है और समाप्त की ओर जा रही है बहुजन समाज पार्टी। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, रस कभी लगभग 1 घंटे बाद स्पष्ट रुझान हो जाएंगे कि किस तरह सरकार बन रही है, कितने बहुमत से बन रही है। फिलहाल अभी तो ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी नीचे चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। लेकिन अमित जी से जरूर ये पूछने का हमें थोड़ा सा, समाजवादी पार्टी के भी होंगे उनसे, कि अब वो किस पे आरोप लगाएंगे, प्रशासन पे लगाएंगे, ईवीएम पे लगाएंगे, या फिर इस बात को लगाएंगे कि हमारे साथ जो मतदाता थे, हमारे समर्थक थे, किसानों ने उनका साथ नहीं दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी कि वो किस पे आरोप लगाते हैं। अमित जी, देखिए त्रिपाठी जी, 32 साल बाद कांग्रेस की चाहे रैलियों में भीड़ हो, सभाएं हो, मीटिंग हो, या संगठन की मजबूती की अगर हम कांग्रेस के लेवल पर बात करें, तो निश्चित तौर पे में आज ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जनता का जनमत और जनता का संग्रह, ये अपने आप में एक दोनों बड़ी बात होती है और इसको स्वीकार करने वाली बात होती है। मैं यहाँ स्वीकार करता हूँ कि निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हमारे जो वहाँ के नेता थे और तमाम जो किसान संगठन के भी लोग थे, हमें इस बात की खुशी है कि चाहे लखीमपुर की घटना हो तो कांग्रेस की हमारी प्रियंका गांधी पहले पहुंची। अमित जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि रायपुर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ प्रकाशमणि वैष्णव जी जुड़े हुए हैं। प्रकाशमणि जी, बहुत स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम में। जिस तरह से ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रुझान थे, अब वो रिजल्ट्स में धीरे धीरे तब्दील होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, माहौल बनाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की है, लेकिन वो माहौल हमें रुझानों में तब्दील होता हुआ इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। आपका रिएक्शन? देखिए, अभी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी 1-1.5 घंटे बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि प्रियंका जी ने भी कहा कि जब तक नई, सच्ची और सही राजनीति उभर कर नहीं आ जाती, लड़ते रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ते रहेंगे, जनता के लिए काम करते रहेंगे, जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ खोने को नहीं था, मैंने पहले भी कहा है। तो उत्तर प्रदेश में हमने अपना संगठन तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जनमत का संग्रह तैयार किया है। प्रियंका जी की जो रैलियां थी, जो उनकी सभाएं थी, उसमें महिलाओं ने कितने जोर शोर से भाग लिया, जनता ने कितने जोर शोर से भाग लिया, ये सब हमने देखा है। तो हम वहां अपना संगठन मजबूत कर रहे थे और मजबूत करने में हमने बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। और बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल जो है हम बहुमत से वहां सरकार बनाएंगे। हमारा इस बार संगठन पर ध्यान था, हमने संगठन वहां खड़ा कर दिया। और बाकी राज्यों की बात है, चूक कहाँ देखते हैं, क्योंकि संगठन को मजबूत करने में जो कवायद पहले से की जानी चाहिए थी, वो कवायद हमें दिखी नहीं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत हर किसी ने देखी है, उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन बार बार जिस तरह से ये जो नतीजे आ रहे हैं, इन नतीजों से कांग्रेस पार्टी आखिर क्या सबक ले रही है? देखिए, सबक हम यही ले रहे हैं कि हमने संगठन को वहां मजबूत किया है और हमारा सबक यह है कि हमें और अच्छी तरह से मेहनत करनी है और आगे जो है बढ़ चढ़कर जनता के लिए काम करना है। और जैसा कि प्रियंका जी ने कहा, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि जब तक सच्ची, नई और सही राजनीति देश में उभर कर नहीं आ जाती, तब तक हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे, अपने संगठन को मजबूत बनाते रहेंगे। और अभी जो है शुरुआती रुझान है, 1-1.5 घंटा हमें रुकना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि गोवा और 1-2 राज्यों में और जो है हमारी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में ज्यादा कुछ हमारे पास खोने को था नहीं। और बाकी जो है हमें थोड़ा देर रुकना चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक, लेकिन लगातार जो पंजाब आपके हाथ में था, पंजाब आपसे खिसकता जा रहा है और ऑलमोस्ट खिसक गया है। आप वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कैप्टन को हटाने वाला फैसला ये सबसे ज्यादा यहाँ पे घातक रहा है? दूसरा,
लगातार सिद्धू को लेके मोर्चा खोला गया है और सिद्धू को लेके भी जिस तरह से कई अंदर खाने से भी और सूत्रों के हवाले से भी एक खबर मिलती रही है कि सिद्धू को हटाने की मांग पुरजोर तरीके से काम करती मतलब लोगों ने इसकी मांग की है, उसके बाद भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट एक्शन नहीं लिया गया। तो ये वो घटनाक्रम आपको नहीं लगते हैं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा घातक रहे? देखिए, ये सब हाईकमान के स्तर की बातें हैं और कांग्रेस पार्टी हर चीज चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं करती। हम जनता के लिए काम करने पर विश्वास रखते हैं। हमने संगठन पर ध्यान दिया, हमने कार्यकर्ताओं की जो बातें थी उस पर ध्यान दिया और इस कारण हाईकमान ने इस प्रकार के निर्णय लिए। तो केवल और केवल चुनाव के लिए हम चुनावी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी है, वो हर काम चुनाव के लिए करती है। वो भ्रम फैलाती है चुनाव के लिए, वो सांप्रदायिकता फैलाती है चुनाव के लिए, झूठ बोलती है चुनाव के लिए, वादे करती है चुनाव के लिए, बाद में उसे जुमला कह देती है। तो हम चुनाव के लिए केवल जो है नहीं है पार्टी, हम जो है जनता के लिए काम करते हैं। हमें संगठन की भलाई भी देखनी है, हमें जनता की भी भलाई देखनी है। तो हम उस हिसाब से काम करते हैं और हाईकमान का जो निर्णय था वो बहुत सही था, उस पर कोई शक करने की मुझे नहीं लगता की जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है? क्या उसको चुनावी मोड में नहीं जाना है? उसको क्या जनता से सीधा कोई सरोकार नहीं? अगर कांग्रेस पार्टी भी अगर चुनावी पार्टी नहीं होती तो शायद अभी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो सरकार नहीं होती। राजस्थान में भी आप ही की सरकार है। जिस तरह से घोषणाएं की जा रही है शायद ये घोषणाएं भी नहीं की जाती। ओपीएस अभी आपने छत्तीसगढ़ में स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली को शुरू किया गया। अगर कांग्रेस पार्टी भी चुनावी पार्टी नहीं होती तो शायद चुनाव ही नहीं लड़ती फिर। बेशक नहीं, चुनावी पार्टी के मतलब आप समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव को ही ध्यान में रखकर हर काम करती है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमने देखिए, हमने चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि कर्ज माफी करेंगे और हमने 2 घंटे के अंदर, जैसे ही सरकार बनी, हमने 2 घंटे के अंदर जो है कर्ज माफी कर दी। चुनाव उस टाइम होने वाले नहीं थे, चुनाव खत्म हो चुके थे और सरकार बनी थी। उसके बाद हमने पेंशन बहाली की, पुरानी पेंशन बहाली की। हमने 2500 का वादा किया था, 2500 जो समर्थन मूल्य सरकार बनने के तुरंत बाद से हमने देना शुरू कर दिया। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो है हम चुनावी पार्टी नहीं है, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे वादे केवल चुनाव तक सीमित नहीं होते। हमने जो कह दिया वो चुनाव के बाद पूरा भी करते हैं। अगर हम यूपी में सरकार बनाते तो हम वहां भी 2500 रुपए समर्थन मूल्य देते और भी बहुत सारे काम करते। जो लड़कियों को हमने जो स्कूटी देकर जो है उनको स्कूल जाने को सुगम बनाने की जो बात कही थी वो भी करते। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम जुमला नहीं फेंकते, हम भ्रम नहीं फैलाते। हमारा कोई भी काम चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं जानती हूँ कि आपके पास समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा समय भी अब आपका नहीं लूंगी, क्योंकि जो वायदे किए जाते हैं मैनिफेस्टो में, उन वायदों को पूरी करने की कोशिश की जाती है। काश मैनिफेस्टो ऐसा भी बना दिया जाए जिसमें सिर्फ रोजगार की ही बात हो, जहाँ पे फ्री में चीजें देने वाली चीजों को आप खत्म कर दीजिए तमाम राजनीतिक पार्टियां, तो शायद ये जो फ्री वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। चलते चलते आपका आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी कि अब ईवीएम बेवफा तो नहीं है? देखिए, ईवीएम बेवफा है कि नहीं वो तो खैर बाद में देखा जाएगा। जांच का विषय हो, वो जांच का तो होना चाहिए। कई जगह पर गड़बड़ियां जो है सामने भी आई हैं, तो ईवीएम पर थोड़ा शक तो है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो उसकी जांच होगी और धीरे से जांच जो है कांग्रेस पार्टी इस पर जांच करने की बात उठाएगी। और जहां तक बात है आगामी जो परिणाम होंगे तो जनता का जो है आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और उनका जो जनमत है, जो जन निर्णय है, वो भी हमें स्वीकार रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल कि हम लगातार देख रहे हैं, टैली देख के आप भी लगातार खुश होते जा रहे हैं और ये जो नंबर है वो अच्छे बहुत लग रहे हैं आपको इस वक्त। देखिए, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूँगा और इन 5 प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे पुनः विश्वास व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं ये जो परिणाम आ रहे हैं इसके बारे में आपका चैनल हो या अन्य चैनल हो, उनने पहले ही से कहा था कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति जमीन पर जाकर जिसने सर्वे किए, जो जनता के बीच गया, उसको ये तो समझ में आ गया था कि परिणाम क्या होने वाले हैं। मैं
एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे अभी जो छत्तीसगढ़ के विद्वान प्रवक्ता थे जो जिस तरह की बात कर रहे थे, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं कि जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को इन 5 प्रदेशों में नकार दिया है। आज वो कहते हैं कि ईवीएम की जांच होना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तब क्यों नहीं इस बात को दोहराते हैं? राजस्थान में सरकार बनती है तब इस बात को क्यों नहीं दोहराते हैं? पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार बनी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ दिक्कत ही ये हो रही है कि कांग्रेस हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। आप अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, आप जनता के बीच लगातार काम कर रहे हैं, जनता की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता आपको आशीर्वाद देती है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे कोरोना काल में जो काम किया हो, कि जो आपने देखा हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया हो, या पक्के मकान की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, वहाँ जो अपराधी लोग थे उन पे जो नकेल कसी गई है, कहीं ना कहीं जनता की ये मांग थी, जनता की ये इच्छा थी। और जब जनता की इच्छा हमने पूरी की है तो ये परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी जो सीटें दिखाई दे रही हैं, ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब मतदान की जो गिनती हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बढ़ते जाएंगे। और ये आज ये सिद्ध हो गया कि जो काम करेगा जनता का, जनता उसको आशीर्वाद देगी। अमित जी क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले 4 पे थे, अब 3 पे हो गए। बीएसपी आपसे 1 सीट आगे दिख रही है। नहीं, आप देखिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी 6 पर कांग्रेस चल रही है और बात बीजेपी या बीएसपी 4 पे मामला नहीं है। मैंने अभी अपनी बात, चूंकि बात पूरी नहीं हो पाई, 32 साल बाद आज कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से, ठीक है आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और बहुमत का सम्मान करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है और हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं। और लेकिन आज जो लड़ाई, आज किसानों की लड़ाई हो या महिलाओं की लड़ाई हो, हमें इस बात की खुशी है कि निश्चित तौर पे हमने लखीमपुर की घटना हो, आगरा की घटना हो या तमाम उस उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटना हो या किसानों पर हो रहे अत्याचार की घटना हो, हम उस घटना में शामिल हुए, उनके दुख दर्द में उनके साथ मिलकर हमने उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी। और यह लड़ाई अभी विराम नहीं हुई। इस लड़ाई को प्रियंका गांधी ने सुबह ही ट्वीट करके कहा था कि ये हताश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो इस लड़ाई की शुरुआत है और हम जब तक इन सांप्रदायिक ताकतों को और जब तक इस देश को बांटने की ताकतों के लोग तोड़ने की कोशिश जो लगातार कर रहे हैं, इस पर विराम नहीं लगाएंगे। महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये आम जनमानस की लड़ाई। तो आफ्टर रिजल्ट अमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, ये सर्वोच्च नेतृत्व तय करेगा और कोई भी चुनाव होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिनसे काम लेते हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये असंख्य लोगों की पार्टी है, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हम अपनी स्वयं सबकी जिम्मेदारी ले रहे हैं निश्चित तौर पे। लेकिन और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और लड़की हूं और लड़ सकती हूं को और इस नारे को मजबूत कर उत्तर प्रदेश में नहीं देश में हम और आगे उत्तर प्रदेश में कोशिश करेंगे। लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आप लोग चुनावी मोड में जाते हैं और पूरे चुनाव को एक सिंक्रोनाइज कर दिया, एक जगह सेंटर कर दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बाकी लोगों को लगा कि भाई हम भी तो इसी प्रदेश के लोग हैं, हमारे बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है। देखिए, आप भी लड़की हैं और निश्चित तौर पे देश की आबादी, आधी आबादी महिलाओं की है। इसकी आवाज अगर उठाने की आवश्यकता है तो पहले भी कांग्रेस ने उठाई है और आज भी कांग्रेस उठाएगी। इस लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा ये है कि जो 2017 का रिजल्ट था तो इस समय बीजेपी 300 क्रॉस कर चुकी थी। आज लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे का अर्थ है कि बीजेपी आज जो 250 अभी क्रॉस कर रही है। देखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्ता में कौन आएगा, लेकिन अभी बीजेपी कुछ सीटें कम होंगी। यही काम है लड़की हूं लड़ सकती हूं का। और प्रति पोलिंग पर और हर विधानसभा में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लोगों की गिनती के और परिणाम में बताएंगे। जीत हार नहीं, हर जगह कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा जो वोट ऑफ परसेंटेज होगा वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंट बढ़ के हासिल होगा। अमरजीत जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं, जब सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई हमने बढ़त देखी और एक वक्त ऐसा आया
कि एकदम कांटे की टक्कर एसपी और बीजेपी के बीच में चल रही थी। एसपी 60 थी तो 66 पे बीजेपी थी, और ऐसे धीरे ये जो आंकड़ा है बढ़ता घटता अब 267 बीजेपी हो गई है, एसपी 120 हो गई है। ये देखिए रश्क, एक बात आपको बता दें कि जो अंतर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप इसको अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अंतर होता है अगर वो लगातार जंप होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा बहुत कहीं नीचे होता है, तो एक गुंजाइश रहती है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पे अभी गुंजाइश है और जहां लड़ाई चल रही है 2000, 4000, 5000 वोटों के बीच में। लेकिन मुझे जिस तरह से जो यूपी में भाजपा का आंकड़ा दिख रहा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे साफ हो रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अगर फाइनल एंड की तरफ भी जब काउंटिंग जाएगी तो भी मुझे लगता है कि 250 पार तो यहाँ पे बीजेपी दिख रही है। तो इसलिए हम ये अब मुझे लगता है कि हालांकि हर किसी को उम्मीद रहती है, सपा के लोग जरूर उम्मीद करेंगे कि वो वापसी कर पाए, लेकिन मुझे जो आंकड़ा यहाँ पे समझ में आ रहा है वहाँ पे ये है कि 250 के आसपास, जो स्वराज एक्सप्रेस शुरू से बोलता आया है वो 250 के आसपास हो सकता है। 250 के 5 सीटें अंदर हो या 250 से 5 सीटें ऊपर हो, उसी आंकड़े पे बीजेपी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। पंजाब में भी लगातार हम देख रहे हैं कि पहले लग रहा था कि कुछ और समीकरण सिनेरियो बनेगा, लेकिन पंजाब में आपकी लीड बेतहाशा आगे बढ़ गई है। देखिए एक तरफा वो लीड देखने को मिली, 70-75 से शुरू हुई, जो स्टार्ट मिला आपको वो इस तरह का स्टार्ट मिला जिसपे आप कह सकते हैं वापसी का कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखी, और अभी भी वो लगातार बढ़ती जा रही है। 80-85 सीट, 88 सीटें दिख रही हैं, और इससे एक तरह से क्लियर है कि उनको बहुमत के लिए 59 सीट चाहिए। 60 एक रफ माने कि 60 सीट की अगर बात करें तो 88 है, वो थोड़ा बहुत भी कम होगी अगर फाइनल, लेकिन मुझे उस तरह से लग नहीं रहा है ये, और आंकड़ा बढ़ेगा ही। यहाँ पे कांग्रेस के लिए अभी यूपी से बात हो रही थी, अमित जी बोल रहे थे जिस तरह से कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छा काम की, नो डाउट बहुत अच्छा काम की, लेकिन जिस तरह से पंजाब में जो हाल हुआ, जो डिसीजंस कैप्टन अमरिंदर को लेके हुए, नवजोत सिंह सिद्धू को लेके हुए, उसका खामियाजा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और जो ये 13, 14, 15 सीटें दिख रही, मुझे लग रहा है कहीं ये सीटें और कम ना हो कि आपकी झोली में जाए। तो अपील का कितना असर देख पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बेल मिलना, अपील पे तमाम चीजें कितना इम्पैक्ट कर पाई अपील? देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट की है, इसीलिए ये आंकड़े साफ दिख रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि बाकी जगहों पे भी अगर ओवरऑल हम बात करें तो बीजेपी को अच्छा खासा लोगों ने एंटी इनकम्पेंसी का असर यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखने को मिला है, और कांग्रेस के लिए बड़ा चिंताजनक हो गया है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें, गोवा की भी बात करें, मणिपुर की भी बात करें, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है। और पिछले बार 2017 में जब बड़ी पार्टी के रूप में नहीं थी तब पर भी उन्होंने सरकार बना ली थी, और यहाँ तो अभी उनकी स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती ये होती जा रही है सभी राज्यों में। त्रिपाठी जी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर अब बीजेपी पहचानी जाने लगी है पिछले कुछ सालों से, और इन 5 राज्यों के चुनावों में भी लार्जेस्ट पार्टी बनकर एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी उभरी है। उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड के भी हम लगातार यहाँ पे टैली चल रही है, गोवा की चल रही है, मणिपुर की चल रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़त बीजेपी की बनी हुई है। देखिए, अगर 5 राज्यों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बंगाल में भले ही हार गए हों, आपको जब कोई सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी रहता है। गोवा में किस तरह से कांग्रेस ने तोड़ फोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई, और उसके बाद इस बार गोवा में बहुमत पे आ रहे हैं। पंजाब में हमेशा से शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका समझौता रहा, तो शिरोमणि अकाली दल हमेशा भारी रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां खुद का अपना नेटवर्क नहीं तैयार किया, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ रहे। ऐसे में आप पार्टी को वहां निश्चित तौर पे एक बड़ा बेनिफिट मिला, लाभ मिला, और वो वहां एस्टेब्लिश हो गई। मगर यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, क्योंकि वहां पे 80 सीटें हैं, और इन 80 सीटों में लोकसभा की 80 सीटें अपने आप में बहुत प्रभावित करती हैं। और ऐसे में जो मोदी और अमित शाह जो देख रहे थे 2024, वो इनको राह उनके लिए आसान हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी बात, हमारे सामने जो समाचार आ रहे हैं उसमें जो अंतिम समय पे भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक और मंत्री हो, ये जो समाजवादी पार्टी में गए थे, वो पीछे चल रहे हैं। अखिलेश यादव तीसरे राउंड में ही 25,000 से करीब आगे हैं।
इसी तरह से 30,000 वोटों से तीसरे राउंड में योगी आगे हैं। बड़े नेताओं को तो ठीक है चल रहा, लेकिन जो छोड़ के गए थे, दल बदल करने वालों को जनता सबक सिखा रही है। उधर जैसा कि अभी जानकारी मिली है, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो जैसे अभी अमित जी बोल रहे हैं, आप भी बोल रही हैं कि लास्ट में अमरिंदर सिंह का बदलना कांग्रेस के लिए वहां घातक हो गया। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो 3 बदले जाते हैं, एक बदला जाता है, फिर दूसरा बदला जाता है, फिर तीसरे धामी आते हैं, तो वहां फिर से बहुमत के साथ सरकार बन रही है। तो अभी जो हमारा अपना है कि अभी भी मोदी का जादू कहीं न कहीं कायम है, और उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट है वो हमें जो दिख रहा है वो कानून व्यवस्था को लेकर के, यानी बाहुबली जो थे, जो हफ्ता वसूली वाले थे, उनसे कानून व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है और जनता ने उसको पसंद किया है। इसीलिए लगभग 267 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। इनका जो एकमात्र सिर्फ 2 माने यादव और मुस्लिम मतदाताओं के दम पर, जो अखिलेश यादव ने सोचा था कि मैं सरकार बना लूंगा, साथ में जाट मतदाताओं को जोड़ करके जयंत चौधरी को जोड़ लिया, तो उन्होंने सोचा जाट मतदाता, लेकिन जो मुजफ्फरनगर का जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था वो जाटों ने अभी तक नहीं भूला है लगता है। इस कारण जाट मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। नहीं तो किसान बिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 58 सीटें खाटी आती हैं, जो पहले राउंड में चुनाव हुए थे, उसमें से ज्यादातर सीटों में जाट बाहुल्य है, और ऐसे में उन सीटों पे भी जो रुझान आ रहे हैं, उन सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। लखीमपुर खीरी जहां इतना बड़ा कांड होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी आगे है। खुद जहां हाथरस में कांग्रेस चौथे नंबर पे है, हाथरस का मुद्दा प्रियंका जी ने कितनी जबरदस्त तरीके से उठाया था, वहां भी बीजेपी आगे है। तो ये सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, विपक्ष ने 1 साल से उठा रहा था, वो मुद्दे यहाँ गौड़ साबित हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं भारी दिखा है। आवारा पशुओं का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि आवारा पशु जो किसान है वो आवारा पशुओं के चलते उनकी खेती खराब हो जा रही, खेती खाली जा रही, तो वो खेती नहीं कर पा रहे, वो भी मुद्दा गौण साबित हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा सामने। तो जो विपक्ष ने जो मुद्दे तैयार किए थे वो उतना प्रभावी नहीं हुए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने उपलब्धियां गिनाई वो ज्यादा प्रभावी हो गए। ऐसे तोमर जी, उत्तराखंड स्टेट ब्यूरो हेड इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तोमर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं, उससे तो पहले तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हंग असेंबली की तरफ यहाँ पे पूरा का पूरा उत्तराखंड जा रहा है, लेकिन सिनेरियो बदल गया है। जी हेलो। जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी देखिए, जैसे अनुमान लगाया जा रहा था और हम लोग लगातार जो देख रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना सकती है, और वहीं देखा जाए जिससे निर्दलीय जो थे, जो विधायकों टिकट कटे थे, नाराजगी थी उनके साथ, जो पब्लिक थी, लग रहा था कि निर्दलीय और बीएसपी जो पार्टी, बीएसपी हो गई, यूकेडी हो गई और आम आदमी पार्टी हो गई, ये काफी मात्रा में जीत के आएंगे, और उत्तराखंड में ऐसा लग रहा था कि त्रिशंकु विधानसभा तरफ जा रही है। लेकिन ये टोटल लगातार चमत्कार टाइप हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड भाजपा 40 सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 20 पे चल रही है। भाई उत्तराखंड के जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, हरीश रावत, वो अपना काफी मतलब पीछे चल रहे हैं। 3 रुझानों लगभग 2 से 3 रुझान मतपेटी को खोला जा चुका है, और लगातार 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भाई उत्तराखंड की जो बात करें, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे अजय करण कोटियाल, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। हाँ, हालांकि पुष्कर सिंह धामी अभी काफी वोटों पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी भी जो खबर आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी लगभग कुछ वोटों से अभी आगे बढ़त बना ली है और लगातार टक्कर दे रहे हैं। अभी देखना होगा कि पूरी पिक्चर अभी आपको 1 घंटे में क्लियर हो जाए कि उत्तराखंड जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, कि वो अपनी विजय हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत कांटे टक्कर है। कुछ ही वोटों से आगे हुए हैं, अभी पीछे चल रहे थे आगे हो गए हैं। वहीं लगातार हरीश रावत लगातार पीछे चल रहे हैं, और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है अब जो है जो रुझान आ रहे हैं कि बीजेपी 20 से 22 सीटों पर सिमट जाएगी। जी सॉरी, कांग्रेस 20 से 22 सीटों में सिमट जाएगी, और बीजेपी फुल मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। जी तो तोमर जी, यहाँ पे एक बार फिर से मतलब जिस तरह से जो रुझान हम देख रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी एक बार फिर से एक सरकार बनाने जा रही है, जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और यहाँ उत्तराखंड में भी पहली मर्तबा ऐसा ही हो रहा है कि फिर से रिपीट कर रही है सरकार कोई दल।
जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ दूसरी तरफ आपको ये भी बता रहा हूँ, उत्तराखंड के जो दिग्गज कई मंत्री थे वो लगातार पीछे चल रहे हैं। सुबोध उनियाल कृषि मंत्री से पीछे चल रहे हैं, और वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री के हमेशा दावेदार रहे हैं, धन सिंह रावत जी, वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रही है, फुल मेजोरिटी सरकार बन रही है, कोई समर्थन नहीं चाहिए होगा बीजेपी को, अपनी सरकार बनाई जा रही है कांग्रेस। लेकिन ये कांग्रेस 20 से 22 सीटों पे सिमट कर रह जाएगी। और उत्तराखंड के जो जैसा कहा जा रहा था कि हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और सरकार कांग्रेस बनाएगी, लेकिन ये बनती हुई नहीं दिख रही है। हरीश रावत अपनी सीट खुद हार रहे हैं। पिछली बार जो हरीश रावत चुनाव लड़े थे, 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। और इस बार भी लगातार हरीश रावत के जो बताएं सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, वो पीछे लगातार। हरीश रावत के चेहरे की जगह, क्योंकि अघोषित चेहरा था हरीश रावत जी, और उनको भी घोषित नहीं किया गया था, सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि हाँ आफ्टर इलेक्शन अगर जीत जाती है कांग्रेस तो मुख्यमंत्री यही होंगे। अगर इनकी जगह किसी और को इनडायरेक्टली भी अगर प्रोजेक्ट किया जाता तो क्या सिनेरियो थोड़ा बहुत बदल पाता? देखिए बताऊं, उत्तराखंड कांग्रेस में जिस तरह से 2016 में पार्टी टूटी थी और जो दिग्गज थे पार्टी में वो छोड़ के बीजेपी के दामन थामा था, तब से पार्टी लगातार गर्दश में चली गई है कांग्रेस की। वहीं हरीश रावत अकेले जैसे नेता जो लगातार लड़ रहे थे। हाँ, हालांकि जो इंदिरा आदेश थी जिनका देहांत हो चुका है, और प्रीतम सिंह जो चक्राता विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर लड़ते रहे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने गुटबाजी भीतर घात था, अब साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गुटबाजी है, जिससे पार्टी में लगातार जो हार मिली है, और ये गुटबाजी की और अंतर्कलह की वजह से आज कांग्रेस काफी पिछड़ गई उत्तराखंड में। जी हालांकि इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमें इस वक्त अमित जी, जो कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, और हमारे साथ इस वक्त रायपुर स्टूडियो से कांग्रेस प्रवक्ता अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। अमित जी, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं अपने टेलीविजन पे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब में क्या हश्र हो रहा है। मेरे इस वक्त उत्तराखंड के जो स्टेट ब्यूरो हेड हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, अमरजीत जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, और त्रिपाठी जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो छोटे छोटे गुटों में जो कांग्रेस तब्दील हो गई है, जो आपसी गुटबाजी है, उसका खामियाजा चुनाव दर चुनाव आप लोगों को भुगतना पड़ता है। इतने चुनाव गुजर गए, कोई लेसन क्यों नहीं सीखते हैं आप लोग? ये सवाल जनता की ओर से है। देखिए रस जी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। देखिए, परिणाम जो आ रहे हैं, जो रुझान अभी आ रहे हैं, हमने बहुत बार देखा है, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझती हैं कि जो रुझान है वो जब परिणाम आने में बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पे आप देखिए कि सिर्फ जो गुटबाजी की बात थी, बीजेपी को भी वहां पर 2 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि जनता का मन और मिजाज को पढ़ना बहुत कठिन हो गया है, और लगातार जनता भी सारी चीजों को मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन में रखती है। और लगातार जिस प्रकार मैंने कहा कि गुटबाजी क्या बीजेपी में नहीं है, 2 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और जिस प्रकार का पूरा सिनेरियो वहां पर उत्तराखंड में देखने को मिला, तो सब कुछ तो बीजेपी में भी ठीक नहीं था। लेकिन ये रुझान जो आ रहे हैं, बदलना पड़ा तो पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी एक साथ रही, विधायक एक साथ रहे। हमने वो स्थिति नहीं देखी, हमने मध्य प्रदेश जैसी स्थिति हमने कहीं नहीं देखी, हमने बीजेपी में कहीं नहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन यहाँ पे आपसी गुटबाजी के चलते मध्य प्रदेश से आपकी सरकार ही चली जाती है, और जिस तरह से जो दिग्गजों का कांग्रेस छोड़ने का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर ये जो रुझान है, ये एग्जैक्ट रुझान में जब परिवर्तित होंगे तो अंतर 2, 4, 6 का ही होगा, इससे ज्यादा का तो अंतर होगा नहीं सर। देखिए रस जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसकी सत्ता में वापसी होगी और किसको वनवास झेलना पड़ेगा, ये शाम तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। निश्चित तौर पे आपने एक बात तो ठीक कही कि जो नेता जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन एक और अहम चीज समझना पड़ेगा कि कम से कम ये चुनी हुई सरकार को बीजेपी के लोग, जिस प्रकार आपने मध्य प्रदेश का अच्छा हुआ जिक्र आपने छेड़ दिया, जिस प्रकार से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को इन्होंने गिराया, लगातार आप कर्नाटक देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, हमारी सीट्स ज्यादा होने के बाद भी जिस प्रकार से
आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री, जहां से प्रधानमंत्री हमारे हैं, वहां पर वाराणसी में ईवीएम पकड़ा रही है। हाँ। लोग रास्ते में ईवीएम लेके चल रहे हैं, तो क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? ऐसी क्या वजह है कि लोकतंत्र को कलंकित करने का काम बीजेपी के लोग बार बार कर रहे हैं? अगर ये कहते हैं यूपी में 300 पार, तो क्या यही सब करके 300 पार लाना चाहते हैं? तो ऐसे में लोकतंत्र कहां रहेगा बताइए? भारत में संविधान में हमें अधिकार प्रदत्त है और लोकतंत्र की हम कहते हैं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को ये तार कर रहे हैं, एक बार नहीं कई बार कर रहे हैं, तो क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? ऐसी क्या वजह थी कि अखिलेश यादव जी ने जब शिकायत करी तो वहां के एसडीएम को हटाना पड़ा वाराणसी के? लगातार आप देखिए यूपी में कई जगह ईवीएम पकड़ा रही है, खुले में ईवीएम पड़ी हुई है, लोग लेके जा रहे हैं, बिना सिक्योरिटी के जा रहे हैं। आखिर इस पे भी तो जांच होनी चाहिए कि स्ट्रांग रूम से वो ईवीएम गायब कैसे हुई, ईवीएम रोड पे कैसे लोग लेके घूम रहे हैं, सारी चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विकास करते तो आपको 22-22 बार प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश नहीं बुलाना पड़ता। अगर आप महंगाई पे आप बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप गरीबी हटाने पे बात नहीं करते, और जिस प्रकार से आप कहते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो क्या लखीमपुर की घटना लोगों को याद नहीं है? कि हथरस की घटना याद नहीं है? कि गोरखपुर की घटना याद नहीं है? दलीलें दर्शक सुन रहे हैं। पंजाब में आप ही की सरकार थी, आखिर क्या वजह हुई कि आपके हाथ का राज्य भी निकल गया? इस पे भी हम चर्चा करेंगे और यहीं से मैं आपसे सवाल लूंगी। मेरे साथ आपको तारुफ करवा देती हूँ। बेहद ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगी कि पीसीआर से कि हमारे तमाम पैनलिस्ट को देखा, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस लगातार इस बड़ी और बिग हैपनिंग पर सुबह 7 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज में जुड़ा हुआ है। एक बार चलिए आप लोग देख लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश 262 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही, तो 129 सीटों पर यहाँ पे एसपी है, तो बीएसपी और कांग्रेस आगे पीछे यहाँ पे होते जा रहे हैं, 4-3, 3-4 और अन्य 2। अमरजीत जी, देखिए दिल्ली में तो जो अंतर उतना बचा नहीं, मुझे लग रहा है कि लगभग जो रुझान एग्जिट पोल के आए थे वो लगभग वही जा रहे हैं। यहाँ पे एक दो चीज़, क्योंकि हम उत्तराखंड की उस वक्त बात कर रहे थे, त्रिपाठी जी उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हुए थे। मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी ज़रूरत यहाँ पे अब पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड का बिल्कुल उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ रफ्त एक सवाल जो उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, छत्तीसगढ़ से अभी बोल रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बहुमत बना लेते हैं, और आप अमरिंदर सिंह को बदलते हो तो धरातल में चले जाते हो। ये अभी इससे बड़ा सवाल है यहाँ पे। देखिए त्रिपाठी जी, कई असंख्य लोगों की, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित तौर पे उस समय जो वहाँ के नेताओं का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो निर्णय था, वो सर्वोच्च नेतृत्व को संज्ञान में लाया गया, और जो डिसीजन था, वो डिसीजन अगर सत्ता आ जाती तो शायद आप ही लोग कहते कि वो डिसीजन ठीक था। लेकिन हर आदमी, हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल आगामी परिणाम अच्छे सोचकर ही निर्णय लेता है। ठीक है, कई जगह गलतियां होती हैं, तो इस गलती को स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और लेकिन कुछ बातें और भी बेहतर हैं कि जो हमने शायद अच्छी करी होंगी, चाहे वो जनता की, पंजाब की जनता के लिए। लेकिन आज जनता ने जन संग्रह कर जनमत जो है वो आपको दिया है, जनमत का स्वीकार होना चाहिए और उसको प्रशंसा करना चाहिए। मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरह से बात कर रहे हैं वहाँ चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, लेकिन आपसी कलह देखने को उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं मिला। जिस तरह से पंजाब में आपसी कलह, तो क्या माना जाए कि ये मिसमैनेजमेंट है या कंट्रोल नहीं है? नहीं, पूरा कंट्रोल है। इस तरीके से ये शायद एक तरफा ये बात हो जाएगी कि कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल पूरा है। लेकिन राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैठाने होते हैं, कुछ चूक और अचूक हो जाती है। मैं समझता हूँ ये उसी का एक मापदंड है। कहीं ना कहीं अपने सत्ता में रहने के बाद जो जनता में डिलीवर होना था वो हम पूरी तरह शायद नहीं कर पाए, इसीलिए हम सत्ता से चूक गए। अभी आपने कहा कि जिस तरह से जो नतीजे आ रहे हैं वो, और जिस तरह से आला कमान ने फैसला लिया वो आप लोगों को स्वीकार है, और अगर ये फैसला, अगर चुनाव मतलब नतीजों में अगर आपके फेवर में अगर ये तब्दील होता तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते। मतलब कुल मिला के आप लोग मीडिया की बातों पर यकीन करते हैं
इतना तो ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मीडिया की बातों पे आप यकीन करते हैं। जब मीडिया आपको बार बार चेता रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, राज्य दर उसका जो जनाधार है घटता जा रहा है, तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बात लगातार चल रही है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तमाम तरह की चीजें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार इसको लेके एक अभियान भी, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से इस अभियान को चलाए हुए हैं कि नहीं हमें परिवर्तन लाना, वो परिवर्तन दिख नहीं रहा है। अमर जी बताएंगे कि अमर जी बताइए, लगातार इस तरह की तमाम चीजें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है, फीडबैक। मैं इसका जवाब, हाँ देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपके साथ कहना चाहता हूँ, एक दौर था जब देश का चुनाव होता है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और देश में पूरी तरह बीजेपी की लहर आती है। उसके बाद जस्ट मीडिया ने कहा कि अब देश में तो भगवा फैल गया है और भगवा पूरी तरह हर जगह जहां चुनाव होंगे वहां भगवा होगा और नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी। जस्ट उसके बाद ही दिल्ली का चुनाव होता है, तो क्या मीडिया ने जो कहा था वो उसमें अंतर निकला? मैं आरोप मीडिया पे नहीं लगा रहा, मैं राजनीतिक दल के निर्णय पे लगा रहा हूं। पंजाब का निर्णय गलत हुआ, मैं इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। जो निर्णय राजनीतिक दल ने हमारी पार्टी ने उस समय वहां के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो सामूहिक तौर पर निर्णय लिया, वो उसका जो परिणाम हुआ वो स्वीकार है। लेकिन जब फिर एक बार करवट बदली तो फिर एक बार भगवा की बात आई और 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो उस समय 2018 में मीडिया कुछ और कह रही थी और 18 में मध्य प्रदेश का परिणाम कुछ और आया, राजस्थान का परिणाम कुछ और आया, छत्तीसगढ़ का परिणाम कुछ और आया, जहां ये था कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट होंगे। लेकिन ये तो किसी ना किसी राजनीतिक दल की अपनी चूक होती है और इस चूक को हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है, तीनों राज्यों में लग रहा था मध्य प्रदेश छोड़ के कि कांग्रेस फिर से आ रही है। वहां वसुंधरा राजे जी के अगेंस्ट एंटी कमेंसी था, वहां रमन सिंह की 3 बार की सरकार के खिलाफ एंटी कमेंसी था, एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे। मध्य प्रदेश में जरूर नेक टू नेक बात कही जा रही थी कि यहाँ नेक टू नेक होगा और कांग्रेस आ गई, लेकिन बहुमत के साथ नहीं आई। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम तीनों राज्यों में सब बोल रहे थे कि फिर से बीजेपी सरकार रिपीट करेगी, यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, मैं त्रिपाठी जी, मैंने कहा ना कि मैं आपकी बात को काट नहीं सकता, क्योंकि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन कई सारी चीजें राजनीतिक दल होता है वो मीडिया के निर्णय के आधार पर नहीं लिया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि उसके नुकसान भी होते हैं, कई जगह फायदे भी देखने में। अमित जी, एक चीज वैसे बताइए कि अभी जो आंकड़े चल रहे हैं, कांग्रेस थोड़ा बहुत उम्मीद लग रही है कि गोवा में करीब, ये तो प्रसन्न बैठे हैं, इनसे भी तो सवाल करें। तो गोवा में जिस तरह की उम्मीद दिख रही, हो सकता है कि मौका मिल जाए। अभी हाल फिलहाल जो आंकड़े चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा पिछली बार की तरह चूक होगी? देखिए, पिछले बार किन कारणों से चूक हुई मैं उसको नहीं दोहराना चाहता, लेकिन अगर इस बार सत्ता का लक्ष्य अगर कांग्रेस गोवा में हासिल करती है तो निश्चित तौर पर उस जनमत का, जनसंग्रह का और जनादेश का सम्मान होगा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जनता ने जो जनमत दिया है उसके आधार पर सरकार बनाएगी। अब जैसा कि सर आप बोले कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, क्योंकि एकदम निश्चिंत है, हर जगह इनकी बीजेपी को अच्छा तोड़ फोड़ भी कर लेते हैं। हाँ, ये तो 5 साल सरकार चलने नहीं दिए, तोड़ फोड़ कर लिया। गोवा, मणिपुर भी 2 बड़ा एग्जाम्पल है। और फिर तोड़ फोड़ करने के बाद आप फिर बहुमत कैसे पा जाते हैं? देखिए त्रिपाठी साहब, सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश के विषय पर चर्चा करते हैं। नहीं, पहले आप बताइए, गोवा मणिपुर दोनों जगह आप पीछे थे, कांग्रेस आगे थी, तोड़ के बना ली, फिर ये क्या कर लिया आपने, कैसे बहुमत आ गए? प्रदेश की बात कर रहा हूँ। भानुमति अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही है और दोष पड़ोसियों को दे रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, सिंधिया जी क्या चाह रहे थे? सिंधिया जी यही चाह रहे थे ना कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनको पूरा कर दीजिए। सिंधिया जी ने कहा कि आप वादे नहीं पूरे करेंगे तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। तो एक घमंड और एक वो कांग्रेस के ऊपर सवार रहता है, कांग्रेस के नेताओं पर। चाहते थे आपने पूरे किए क्या? देखिए, आज मेरी बात सुनिए, सिंधिया जी की मेरे विद्वान साथी चिंता कर रहे हैं, थोड़ी सी चिंता शराब नीति पर। अब चूंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, अगर उमा भारती जी की भी कर ले तो शायद इनकी सरकार सोच ले। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप गंगा जल उठाकर छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम पूर्णतः शराबबंदी कर देंगे, अब घर घर तक शराब पहुंचा रहे हैं। अपन इस विषय पे किसी दिन और बैठेंगे। आज इस बात को स्वीकार कीजिए ना कि कांग्रेस का नेतृत्व जो निर्णय ले रहा है उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही और कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए। राकेश जी, एक सवाल हमारा बड़ी विनम्रता के साथ है। सिंधिया जी
जो कह रहे थे वादे पूरे करो, नहीं किया, इसलिए भानुमती का कुनबा टूट गया। सिंधिया जी ने कहा शिक्षकों का मामला सबसे पहले आया कि आप उनको नियमित कर दें, आपने किया क्या? कर्ज माफी कर रहे थी कमलनाथ सरकार, आपने किया क्या? कर्ज माफी की भी बात सिंधिया जी ने उठाई। आप जनता के लिए कर दीजिए ना, सिंधिया जी के लिए चलिए ना करिए। देखिए, मुझे तो बड़ा खुशी होती है कि आज पूरा मीडिया और जनता भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगा रही है, और उम्मीद भी उससे लगाना चाहिए जो पूरी करती है। देखिए, कर्ज माफी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफी का वादा नहीं किया था। पर जो हम किसानों के लिए कर रहे हैं, आज पूरे देश में कर रहे हैं, आप देखिए कि कोई भी किसान हो, चाहे आधा एकड़ का हो या 1 एकड़ का, उसके खाते में 6,000 रुपये साल के जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये जा रहे हैं। आज अगर आप बात करें कि किसी के 500 रुपये कर्ज माफ कर दिए, किसी के 5,000 कर दिए, तो हम तो 10,000 रुपये साल उसको वैसे ही उसके खाते में पहुंचा रहे हैं। और उसको की अन्य मांगे हों, चाहे बिजली पे सब्सिडी हो, चाहे अन्य सुविधाएं किसानों के लिए, सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली 24 घंटे उपलब्ध, तो ये जो बात है, इसी के तो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। आज अगर हम 4 प्रदेश, मध्य प्रदेश के परिणाम उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं आप। देखिए, नहीं यार, मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में भी हमने जो कहा वो किया ना, इसीलिए तो आज हम कहीं ना कहीं जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतनी। नहीं तो आज कांग्रेस की बात करी जाए, कांग्रेस ने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो पोस्टर गल तीन वो तीनों ही पार्टी को छोड़ गई, पोस्टर ही खाली हो गया। दूसरी बात, आप कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, राजस्थान में जब एक मूक बधिर बच्ची के साथ घटना होती है और उसको पुल से फेंका जाता है, 1 मिनट की फुर्सत मिलती है कि प्रियंका वाड्रा को कि वहां जाके पूछ लें, मुख्यमंत्री से प्रश्न कर लें, गृह मंत्री से प्रश्न कर लें। और दुखद स्थिति देखिए, मुझे तो शर्म आने लगी है कि कर्नाटक में इनका विधायक कहता है कि मजे लेना चाहिए महिलाओं को, उससे बढ़कर आज राजस्थान का जो इनका संसदीय मंत्री वो कह रहा है कि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है क्योंकि यहाँ तो मर्द पाए जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या दिमाग में आ रहा है कांग्रेस के? त्रिपाठी जी, मेरे विश्वास साथी, चुनाव के परिणाम तो आ ही रहे, लेकिन वो अन्य बातों में चले गए। मैं तो से एक ही चावल निकालना चाहता हूँ। राघव जी इसी मध्य प्रदेश की माटी के सपूत थे, उनके क्या कृत्य थे और क्या स्थिति थी, इन बातों पे जाएंगे तो लंबी लिस्ट आ जाएगी, और फिर सुनील जोशी सीडी कांड और तमाम फिर सारी चीजें आ जाएंगी। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, जो परिणाम है अपन परिणाम पर चर्चा करें। परिणाम की बात कर रहा हूँ। आप जो कह रहे थे ना कि लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, नहीं लड़की, पूरे उत्तर प्रदेश, राकेश जी लड़की, देखिए मैं राकेश जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का परिणाम आपका ये है कि इस समय आप 2017 में 300 क्रॉस कर चुके थे। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, आज सत्ता के लिए लड़ रही थी सपा, सत्ता के लिए लड़ रहे थे आप। हम तो संघर्ष के लिए लड़ रहे थे, वहाँ के मान सम्मान के लिए लड़ रहे थे, वह महिलाओं के लिए लड़ रहे थे, वह किसानों के लिए लड़ रहे थे। सत्ता की लड़ाई तो आपकी चल रही थी। सवाल पूछने लाजमी भी हो जाते हैं। अमित जी हमारे साथ, अमित श्रीवास्तव जी भी रायपुर स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ उत्तराखंड स्टेट ब्यूरो हेड एस.एस. तोमर जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी आप सवाल करना चाह रहे थे। तोमर जी, तोमर जी जुड़े हुए हैं अपने से। तोमर जी, क्या लगता है कि बीजेपी का मैनेजमेंट अच्छा रहा? किसी जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि 3 बार तीसरे सीएम बदल चुके हैं, उसके बाद एक नाराजगी दिख रही थी लोगों में, तो क्या लग रहा है कि इस नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर करने में बीजेपी कामयाब रही है? तोमर जी आवाज मिल रही है आपको? तोमर जी से संपर्क करने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से अमित श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी आपका सवाल। देखिए, अभी हम रायपुर चलते हैं, उससे पहले जो हमारा ये डिस्कशन हो रहा था, अपने बीजेपी प्रवक्ता से सिंधिया जी की नाराजगी की बात आई थी, ऐसे यूपी में, क्योंकि हम आज इन 5 राज्यों पे थोड़ा सा बात करें, यूपी में जो नाराजगी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, धर्म सिंह सैनी की, इन लोगों की जो नाराजगी थी, और बाद में ये तर्क आया था कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जो जीतेंगे ही नहीं, अपने टिकट के लिए। धर्म सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, अच्छे खासे वोट से आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं, लेकिन धर्म सिंह सैनी काफी वोटों से आगे हैं। तो इसमें अच्छा है कि बीजेपी अच्छे वोट से आगे चल रही है, जो उनका आंकड़ा है वो बहुत अच्छा है टोटल। लेकिन ये इसमें क्या नाराजगी थी? अगर ये 2 लोग, ये जीते हुए कैंडिडेट जुड़े रहते तो क्या लगता? भारतीय जनता पार्टी ने तो अंत समय तक इन लोगों से कहा कि आप
ने बहुत अच्छी सेवा उत्तर प्रदेश में की है, आप पार्टी के साथ रहिए। पर मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ जब व्यक्ति पे हावी हो जाता है कि मैं तो हूँ ही मंत्री, मेरे बेटे को भी टिकट दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवार को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं करती। एक परिवार की हालत देश में क्या हो रही है ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, मैं एक और बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार में पूरी समय मंत्री रह के सुख भोगते रहे और चुनाव से 4 दिन पहले आपको नाराजगी नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है। मैंने कहा ना कि ये आज की हिंदुस्तान की जनता ये बेहतर रूप से जान गई है कि आपकी नाराजगी सिर्फ आपके परिवार के लिए है क्या। आप समाज की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने जिस वर्ग के आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। और ये दिख रहा है, ये परिणाम कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रहे हैं कि जनता को ये समझ में आ गया कि आप अकेले अपना चुनाव जीत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जिस पूरे वर्ग की बात कर रहे थे कि ये पूरे वोट हमारे साथ हैं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से छूट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी निस्तुत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी जी एक बात बताइए, कई मिथ तो उठा की जो बात कर रहे हैं आप, उन्होंने पडरौना अपनी सीट छोड़ के फाजिल नगर चले गए और अंतिम दिन आपको वोटिंग के 2 दिन पहले बीजेपी, चूंकि उनका प्रशासन उन्हीं का था, उनके काफिले में जो हमला होता है उसका परिणाम ही सामने है। अब सैनिक की बात नहीं कर रहे, लेकिन दल बदल को जनता ने बहुत पसंद नहीं किया। यहाँ भी अगर सरकार बीजेपी की नहीं होती तो जो 22-24 सीटों पे इन्होंने विजय हासिल की है, मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जब अजीत जोगी थे उस समय 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक साथ उन्होंने तोड़ करके अपने उसमें लिया था। अब फिर उसमें तरुण चटर्जी जैसा भी नेता जो सोशलिस्ट पार्टी से नेता था और वो चुनाव जीतता था अपने दम पे, निर्दलीय जीतता था, वो भाजपा की टिकट उससे कांग्रेस के टिकट से लड़ा, चुनाव हार गए। 17 में से सिर्फ 1 जीता था, बाकी 16 हार गए थे। तो दल बदल को जनता बहुत पसंद नहीं करती है, इन्होंने सीट बदल दी है। अभी तो परिणाम बहुत आप देखते हैं कितना सा आगे आता है। दल बदल को जनता पसंद नहीं करी, मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम भी हमने उपचुनाव में देखे। देखिए, आम चुनाव होता रस्क, अगर ये तो परिणाम अलग होते। ये आप जब भी सत्ता पक्ष का उपचुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। बिरले उदाहरण होंगे 10 से 15% जो विपक्ष जीत जाए सत्ता पक्ष के रहते हुए। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती और जो 26-24 चुनाव हुए थे उनमें चुनाव होते तो रिजल्ट आपको कुछ और होता। ये जो 9 सीटें जीती है कांग्रेस ने सरकार होने के बाद भी, ये जनता में कितना भी विरोध रहा होगा उसके बाद जीत गई। लेकिन एक चीज है कि मिथ कई टूटते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें कि सरकार रिपीट नहीं करती, और स्वामी प्रसाद मौर्य की यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, वो अक्सर जिस पार्टी बसपा से लड़े उसमें मंत्री बने, उसके बाद वो भाजपा में गए, अब वो सपा में गए थे, तो ऐसा लग रहा था वो जीतेंगे और सरकार बनेगी। उलट गया मामला, रामविलास पासवान के साथ फिट होता है, बाकी और किसी के साथ नहीं। ठीक है, चर्चा की शुरुआत यहीं से एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी से स्पोक पर्सन हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, चलिए, आप लगातार देख रहे हैं, चर्चा भी आप लगातार सुन रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पहले 4 पे थी, अब सिमट के 3 पर आ गई है। जनाधार मतलब तब्दील नहीं हो पा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि 21 राज्य, गोवा में भी हमने देख लिया 12, मणिपुर की भी बात करें तो 8। क्या कहेंगे आप? रस्क जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले बहुत ही सम्मानित आदरणीय राकेश जी ने कुछ प्रश्न उठाए थे, मैं आपकी परमिशन से वो जवाब देना चाहता हूँ। मैं त्रिपाठी जी की भी पूरी बात सुन रहा था और हम सब उनको बहुत एडमायर भी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आदरणीय राकेश भैया ने अभी कहा कि सिंधिया जी को ये संभाल नहीं पाए, वो चाहते क्या थे, तो बहुत अच्छी बात त्रिपाठी जी ने कही कि वो शिक्षकों की लड़ाई लड़ना चाहते थे लेकिन कभी सड़कों पे दिखे नहीं, कर्ज माफी करना चाहते थे, किया नहीं, किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते थे, कभी दिखा नहीं। और अब तो मध्य प्रदेश, अभी मैं 1 हफ्ता पहले मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश की जनता से जब वहां के लोगों से बातचीत होती है तो वो तो कहते हैं कि सिंधिया जी इसलिए गए कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, और महल गांव की जमीन बचाने के लिए जिस प्रकार से वो गए हैं ये सारी जनता मध्य प्रदेश की जानती है। और देखिए, जिस प्रकार की वो बातें कह रहे थे, तो मैं एक चीज बता दूं कि व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर पार्टी को जब सबसे ज्यादा जरूरत हो और कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाए तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिंधिया जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया ये भी मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जानती है, आप सभी जानते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पे मैं सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। अमित जी, आपने कहा कि महलगांव की जो जमीन है वो हमारी है, सरकारी जमीन हमारी है, इन तमाम चीजों को लेके वो बीजेपी में चले गए।
मुझे बहुत अच्छे से याद है जब आखिरी मर्तबा अगर हम देखें जो नगर पालिका नगर निगम की सभा चल रही थी, उस वक्त आपके ही उस टाइम सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में ही थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। जब आपकी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई ये इस तरह के जो सबसे बड़े माफिया के तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाया था, तब आप लोगों ने कहा था ये बीजेपी प्रायोजित हमारे ये जो पार्षद हैं इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, ये तमाम जो आरोप हैं वो अनर्गल है। देखिए, जब आरोप लगे होंगे तो हो सकता है पूरा फैक्ट सबके सामने नहीं आया होगा, लेकिन जब जाने के बाद अगर उसका पूरा वारा न्यारा कर दिया जाता है और जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ जाती हैं तो सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर हो जाती हैं कि आखिर क्यों गया व्यक्ति, गया क्यों, और अचानक से जब सब कुछ आपको सम्मान दिया जा रहा है, पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया, आपको सर्वोच्च पद पे रखा, उसके बाद अचानक आपका चले जाना और एक अहम के लिए, सिर्फ अपने अहम के लिए एक राज्य की जनता का जो जिसका जनादेश आया था, लोकप्रिय सरकार चल रही थी, जब तक आपने उसको गिरवा नहीं दिया तब तक कोविड काल में भी आपने देश में लॉकडाउन नहीं करवाया। सारी चीजें जनता देखती है और त्रिपाठी जी ने कहा कि जब उपचुनाव होता है निश्चित तौर पे जो सत्ता दल रहता है, जो सत्तारूढ़ दल रहता है, उसके अधिकतर लोग जीतते हैं, लेकिन एक चीज और कि कहीं भी देश की जनता दल बदलूं को पसंद नहीं करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में जाए। और हमने जो उन्होंने उदाहरण दिया वैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने भुगता है और दूसरे पार्टियों को भी देखा है। तो लगातार छत्तीसगढ़ और चाहे मध्य प्रदेश चाहे देश की जनता, देखिए एक समय आता है सबका और निश्चित तौर पे परिणाम आने के बाद चिंतन मनन भी किया जाएगा, समीक्षा भी किया जाएगा, लेकिन बहुत चीजें इस बार ट्रेंड बदली भी है। और सबसे अहम चीज कि अगर पोस्टल की जब बैलेट की गिनती होती है तो बीजेपी हारती है, जब सर्विस मतों की बात होती है उसमें बीजेपी हारती है और बुरी तरीके से हार रही है यूपी में। देखिए पूरा जब पोस्टल बैलेट खुला तो बुरी तरीके से वहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलते। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बनारस में भी ईवीएम पकड़ाता है, यूपी में भी कई जगह ईवीएम लोगों को लेके घूमते देखा गया और जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, अभी आप देखिए रुझान में ये कहते थे हम 325 के पार जाएंगे, आज 262 पे ये रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस प्रकार का एक खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं देश की जनता, चुनाव आयोग को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है। और जहां पर बीजेपी जो सरकार, जब बीजेपी नहीं रहती तो क्यों ये खरीद फरोख्त करते हैं, क्यों ये, अब जनता को भी लोगों को समझ में रस जी आ गया है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो जन सेवा नहीं धन सेवा है। और जिस प्रकार का ये लोगों को, इसका जवाब तो यहाँ पे राकेश जी बैठे हुए, राकेश जी ही दे पाएंगे। देखिए रश्कि जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कांग्रेस के विद्वान साथी इस तरह की बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ से आते हैं, ये बताए ना कि भूपेश बघेल जी और वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री है टी.एस. सिंहदेव साहब, उनके बीच कांग्रेस में क्या चल रहा है? क्यों भूपेश बघेल जी को पूरे विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करके वहां परेड करानी पड़ती है? बहुत अच्छी कांग्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात, राजस्थान में गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं। ये बहुत अच्छा चल रहा है कांग्रेस में। पंजाब की बात कर दी जाए, सभा होती है, राहुल गांधी की सभा हो या प्रियंका वाड्रा की सभा हो, प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू भाषण देने से मना कर देते हैं उन सभाओं से। बहुत अच्छा चल रहा है कांग्रेस में। और जब पूरे के पूरे बीएसपी के विधायक आप राजस्थान में खरीद लेते हो मेरे विद्वान साथी, तो खरीद फरोख्त नहीं होती क्या? वो खरीद फरोख्त नहीं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम क्यों मिल रही है सड़कों पे, लोगों के पास क्यों मिल रही है? इतनी बुद्धि है कि नहीं? जब बहुत बड़े प्रदेश में चुनाव होते हैं तो जो एक्स्ट्रा ईवीएम रखी जाती हैं उनको जमा करने के लिए ले जाया जाता है और वो दूसरे दिन तीसरे दिन भी ले जाया जाता है। और दूसरी सामान्य सी बात का मेरे प्रश्न के आप जवाब दे दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जब ईवीएम से आपकी सरकार बनती है, ईवीएम अच्छी रहती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहती है, ईवीएम अच्छी रहती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है, ईवीएम अच्छी रहती है। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ईवीएम अच्छी है। अपने पापों को ईवीएम पे ढोलना बंद कीजिए। मुझे बताइए, आज तक तो देशों का समूह देखा है, G23, G28, ये जो कांग्रेस में G28 बना हुआ है, इसके बारे में कभी विचार करते हो? ये आपके जो कांग्रेस के टॉप लीडर हैं, जिनने कांग्रेस को खड़ा किया, जिनने पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया, वो एक पटिए पे लाइन से बैठे हुए हैं, 28 नेता, और हर हफ्ते एक विधायक कांग्रेस का कांग्रेस छोड़ता है। आप एक बात बताइए, मेघालय के पूरे कांग्रेस के विधायक टीएमसी में चले जाते हैं, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। मुझे लगता है कुछ चीजों को स्वीकार करना सीख लीजिए कि एक परिवार जो कांग्रेस का है,
जिसकी हिटलरशाही पूरी कांग्रेस पार्टी पे चल रही है, उसको जनता भी स्वीकार नहीं कर रही है और कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में एक स्टार प्रचारक प्रचार करने क्यों नहीं गया, जरा मुझे बता दीजिए। ये बहुत प्रश्न है जिनके जवाब आपके पास नहीं है। भाजपा को कोसना बंद कीजिए, जनता की चिंता कीजिए और जनता जवाब दे रही है उसको स्वीकार कीजिए। जनता रूपी भगवान जो निर्णय करती है लोकतंत्र में, वो सबसे बड़ा निर्णय होता है। ये बार बार ईवीएम को रोना, प्रशासन को रोना, मुझे लगता है जो गलतियां हैं उनको स्वीकार कीजिए और उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। मध्य प्रदेश में भी आज कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ मुख्यमंत्री, कहाँ है आपका नेतृत्व, कहाँ है? बात कीजिए ना, जरा किसी दूसरे युवा को मौका दीजिए कि आगे आके कांग्रेस की जो डूबता हुआ टाइटेनिक है उसमें कुछ पलीता लगा के उसको डूबने से बचा ले। ये आपकी समस्या है जिसको आप जनता पे और ईवीएम पे ढोल रहे हैं, जरा इस पर विचार कीजिए। ठीक है, जनता पर ढोला जा रहा है, विचार करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं अमित जी आपके पास आऊँ। अमर जी जवाब देना चाहता हूँ मैं। जी आ रही हूँ मैं आपके पास। अमर जी, उत्तर प्रदेश पंजाब के चुनावी नतीजों से क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, कितनी देश की राजनीति आने वाले, क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव भी हैं, तो दिशा और दशा कितनी बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराना है तो हमें उत्तर प्रदेश से तो होके निकलना ही होगा। जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह का बीजेपी को यहाँ पे लोग को जो सीट्स मिल रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी जो सोच थी उस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं और वो साफ हो रहा है। क्योंकि आप अगर यूपी में देखें, उत्तराखंड में देखें तो एकदम क्लीन है। मणिपुर में, गोवा में भी आप एकदम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आगे जो 2024 का रास्ता है वो काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा है और लोगों को बल मिलेगा। और देखिए, एक बड़ी साफ सी बात है, एक माहौल भी होता है। कई ऐसे वोटर्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, जब अगला 24 का भी चुनाव आएगा तो एक माहौल, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, अगले साल यहाँ पे 23 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। एक माहौल जो होता है कि एक पॉजिटिव मिलता है लोगों को एनर्जी, तो इसमें बीजेपी का फायदा 2023 के भी चुनाव में मिलेगा, उपचुनाव में भी मिलेगा, और जो 24 का भी चुनाव होगा तो उसमें भी मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा। हालांकि पंजाब में ज़रूर एक चीज़ कह सकते हैं कि जिस तरह का उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा बहुत बीजेपी सीट निकालने में कामयाब रहेगी, लेकिन वो वही का वही आंकड़ा दिख रहा है। पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार भी लगभग मुझे लग रहा है कि वही 3-4 सीटें ही रहेंगी। त्रिपाठी जी, कैसे आखिर उत्तर प्रदेश का चीपू अखिलेश यादव बन गया? और लगातार कहा जा रहा था कि 22 में बाइसिकल, तो 22 में बाइसिकल वाला वो चांद दिख नहीं रहा है, लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं कि सीटें बढ़ रही हैं। सीटें देखिए, अगर 5 साल योगी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तो सीटें एंटी इनकम्बेंसी तो फैक्टर पड़ेगा ही, वो बढ़ी है। और यहाँ पे उन्होंने जो एक साथ उनको बाकी पिछड़े वर्गों को भी मिलाने का प्रयास करना था। उन्होंने जो सोचा, जो कभी क्रांति दल बनाई थी, आपको मैं बता दूं, चौधरी चरण सिंह ने, और पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चौधरी चरण सिंह बने थे। उस समय उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम मतदाताओं का एक गठबंधन तैयार किया था, और वो गठबंधन इतना मजबूत था कि फेविकॉल का गठबंधन था, जो अखिलेश सरकार में टूटा। तो अब आप सिर्फ यादव और मुस्लिम मतदाताओं के दम पे सोचे कि उत्तर प्रदेश में राज करेंगे, उससे आपको आगे बढ़ना है। और जो लाभार्थी, जो अभी इसके पहले अमित जी ने भी बोला, ये शायद दोनों लोग हमारे राकेश शर्मा, अमित जी, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक प्रचार भी किया है, जो 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा है। हालांकि ये बहुत गलत, मैं हमेशा हर जगह मैंने कहा है कि आम आदमी के, मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे से आप इस तरह से मुफ्त नहीं बांट सकते किसी को। वो जो बांटा है अंतिम समय पे, उसका फर्क पड़ा है। वो सारे मतदाता एक साथ गए हैं, और ये ज्यादातर मतदाता वो हैं, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, जो मायावती के साथ होते थे। आप मायावती का रिजल्ट देखिए ना, 3 सीट 2 सीट पर सिमट गई। ये सब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और बीजेपी का जो अपना मतदाता था, ज्यादातर सवर्ण मतदाता बीजेपी का है, वो अपने तरफ था ही। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने खूब प्रयास किया। ब्राह्मण क्षत्रियों की सरकार चल रही है योगी जी के लिए, खूब प्रयास किया।
ठाकुरों की सरकार चल रही, जिससे ब्राह्मण मतदाता जो 12% है वो छिटक जाए, पर वो नहीं छिटक पाया, उनका ये कार्ड भी नहीं चला। आप लगातार यहाँ पे रायपुर स्टूडियो में भी जो हमारे साथ गेस्ट है अमित श्रीवास्तव जी हैं, वो भी लगातार यहाँ पे ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। और जो एक पारंपरिक वोटर्स की जो बात होती है, आपका पारंपरिक वोटर्स छिटक के बीजेपी में चला गया और फिर एसपी में चला गया, फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों में चला गया। आप अपने पारंपरिक वोटर्स को आज तक जोड़ ही नहीं पाए, इसको लेके आप लोगों ने क्या किया फिर? देखिए, इसको लेकर जो क्योंकि हर बार ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देना जनता समझती है, उसको लाभ मिल रहा है कहीं ना कहीं, तभी तो आप लोग सिमटते जा रहे हैं कि कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ रही। आप इस बात को देखिए कि ईवीएम कहीं ना कहीं अगर चिंगारी होती है, सुबुगाहट होती है, तो वहीं पर आवाज आती है, वहीं पर आग लगती है। आज अगर ईवीएम की बात सही नहीं होती तो कहीं ना कहीं बरेली के एसडीएम को क्यों सस्पेंड किया गया? आज अगर देखिए किसी भी हो, राकेश जी इस बात को कह रहे थे कि इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के एडीएम को सस्पेंड निलंबित किया गया? कल 4 जगह के एसडीएमओ को हटाया गया। कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी थी। कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से ईवीएम मेहनत करने के बाद सामने आएंगी तो प्रश्न बनता है, आवाज उठेगी, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये लेकिन पूरी तरह इस पर निर्णय उसके विरोध में करना, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, वाकई में प्रश्न कई उठते हैं और 5 राज्यों के सबसे सटीक नतीजे इस वक्त आप स्वराज एक्सप्रेस पर सुबह 7 बजे से लगातार देख रहे हैं, जो आज दिन भर आप देखते रहेंगे। और ओपिनियन पोल जिस तरह से जो आए हुए थे उसके हिसाब से हमारा जो पोल था उसके हम आसपास पूरी तरह से हैं और उसी हिसाब से अब रुझान आना शुरू हो रहे हैं। सत्ता का संग्राम का ये महा कवरेज लगातार नॉन स्टॉप जारी है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।